हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं चंदन आप सबका करता हूं अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुंज पे। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री में आधुनिक भारत छोड़ो आंदोलन टॉपिक में भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ रहे थे और उसमें पहले भाग में हम लोगों ने देखा था कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान में पास होता है और उसके बाद गांधी जी के द्वारा भाषण दिया जाता है और उसी में गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण नारा करो या मरो, डू एंड डाई दिया जाता है, यानी कि या तो अब आज़ादी ले लेंगे या मर जाएंगे दिया जाता है। और उसके बाद देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है और 9 अगस्त को सुबह में ही ब्रिटिश के द्वारा जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े अधिकारी थे, नेतागण थे, उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है पकड़ करके। और उसके बाद दोस्तों देखा जाता है कि यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो जाता है, यानी कि पिछले जितने भी आंदोलन हुए थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जो भी आंदोलन हुए थे कि धीरे धीरे आंदोलन का रूप ले रहे थे। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में यह देखा गया कि बड़े बड़े नेताओं के जेलें बंद हो जाने के बाद भी यह स्वतः स्फूर्त अपने आप में बहुत तेजी से फैल गया और यह बहुत ही धीरे धीरे बड़े भाग में पूरे भारत में फैल गया। और उसके बाद धीरे धीरे यह आक्रामक आंदोलन भी होते गया, जिसमें हम लोग देखते हैं कि युवा, किसान, महिला, ये सब आंदोलन के जान थे। किसान तो सबसे बड़े रीढ़ ही थे मानो तो पूरे भारत में। किसान आंदोलन ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की जितने भी संपत्ति पे अधिकार कर लिया, धावा बोला, उसे नष्ट कर दिया था दोस्तों। तो दोस्तों इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की जाती है महाराष्ट्र में, बंबई और पुणे में, जहाँ पे उषा मेहता जी जो थी फेमस है क्रांतिकारी महिला थी, जिन्होंने भूमिगत रेडियो स्टेशन का प्रचलन किया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य था कि क्रांतिकारियों के पास है कांग्रेस की गतिविधियों को सुचारू रूप से उनके पास पहुंचाना। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कुछ बातें को। भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना नासिक और बंबई में होती है। बंबई से उषा मेहता जी सर्वप्रथम रेडियो स्टेशन से बोलती हैं और नियमित रूप से राम मनोहर लोहिया जी रेडियो स्टेशन पे बोलते थे। दोस्तों इस आंदोलन में भूमिगत गतिविधियों को संचालित करने वाले अग्रणी नेताओं में इसलिए राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक, अच्युत प्रताप इत्यादि थे। दोस्तों हम लोग बाद में देखते हैं कि सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनती हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में बनती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान यहाँ के नेताओं और जनताओं के द्वारा एक अलग समानांतर सरकार बना ली जाती है और वहां पे समानांतर सरकार बनाने के बाद ब्रिटिश सरकार के अस्तित्व समाप्त हो जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं समानांतर सरकार को। दोस्तों भारत में सबसे पहले समानांतर सरकार जो कि बलिया में चीटू पांडे के द्वारा बनाई जाती है और यह ज़्यादा समय, यहाँ बहुत ही कम अल्प समय के लिए बनाया गया था, मात्र 1 सप्ताह के लिए। लेकिन इस सरकार ने वहाँ पे जितने भी कांग्रेस नेता जेल में बंद थे उन्हें रिहा कर दिया गया था। तो बलिया में चीटू पांडे के द्वारा सरकार बनाई गई थी। वहीं तामलुक मिदनापुर यानी कि जो बंगाल में है वहाँ जातीय सरकार का निर्माण किया जाता है और इस सरकार के द्वारा सशस्त्र विद्युत वाहिनी बल का गठन किया जाता है। उसके बाद दोस्तों सतारा में प्रति सरकार की स्थापना की जाती है। इसके प्रमुख नेता में YB चौहान और नाना पाटिल थे। दोस्तों यहाँ समानांतर सरकार से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि पहली 1942 क्रांति के दरमियान पहली समानांतर सरकार कहाँ बनाई गई थी, तो वह बलिया में चीटू पांडे के द्वारा बनाई गई थी, जो बहुत ही अल्प यानी कि 1 सप्ताह के लिए बनाई गई थी। वहीं दोस्तों यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस दरमियान कहाँ की सरकार समानांतर सरकार थे जो दीर्घकालिक थे, तो दीर्घकालिक सतारा में जो बनाया गया था सरकार प्रति सरकार, यह बहुत ही दीर्घकालिक थे। करीब यह दोस्तों 1943 ईस्वी में बनाया गया था और 1945 ईस्वी तक यह समानांतर सरकार चली थे। यह आप लोग याद रखेंगे, यानी कि यह दीर्घकालिक सरकार थे। वही दोस्तों उड़ीसा में रक्तवाहिनी सेना का स्थापना किया गया था। रक्तवाहिनी सेना जो कि आम पब्लिकों को या स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करता था। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं बिहार में आजाद दस्ता का निर्माण किया जाता है। बिहार में आजाद दस्ता का निर्माण जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया जाता है। आजाद दस्ता का निर्माण जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों हम लोग पिछले क्लासों में डिस्कस किया था कि जयप्रकाश नारायण
हजारीबाग सेंट्रल जेल से 9 अक्टूबर को दीपावली के दिन ही वहां से भाग जाते हैं अपने दोस्तों के साथ और भारत और नेपाल के बॉर्डर पे, यानी बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे आजाद दस्ता का निर्माण करते हैं। वहीं नेपाल के जंगलों में इनके द्वारा शस्त्र चलाने का ट्रेनिंग भी दिया जाता है। दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना, उसके बाद समानांतर सरकार को देखा। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान जनता की भागीदारी को हम लोग देखते हैं। इसमें आंदोलन में भागीदारी के रूप में विद्यार्थी, जो कि स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी थे, वे लोग का मुख्य रूप से अहम भूमिका था इस आंदोलन में, क्योंकि वे लोग आंदोलनकारियों के बीच के कड़ी के रूप में कार्य कर रहे थे। कोई भी गुप्त सूचना पहुंचाना या फिर और भी बहुत से इस तरह से कार्य थे और आंदोलन धरना प्रदर्शन में इन लोग का मुख्य अहम रोल था। वहीं महिलाओं में देखा जाए तो महिलाओं में भी स्कूल जाने वाली और कॉलेज जाने वाली छात्राओं का अहम रोल था उसी तरह। और इसमें आप लोग देखते हैं कि सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, ऐसे बहुत से महिला क्रांतिकारी थे। उसके बाद दोस्तों इस आंदोलन के मुख्य जान किसान थे, पूरे भारत के किसान इस आंदोलन के जान थे। यहाँ तक कि कुछ जमींदारों के द्वारा भी किसान को प्रमोट किया गया था, सहायता दिया गया था। वहीं किसानों के द्वारा जितने ब्रिटिश संपत्तियां को निशाना बनाया गया था। और उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि सरकारी अधिकारी भी, तो आइए दोस्तों लोग देखते हैं युवक जो कि विद्यार्थी युवक है, वहीं महिलाओं का मुख्य रोल था। वहीं किसान जो आंदोलन की जान थे, किसान आंदोलन के मुख्य केंद्रों में बंगाल, मिदनापुर, वहीं बिहार, सतारा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, यूपी प्रमुख केंद्र थे। दोस्तों सरकारी अधिकारियों में जो छोटे तबके के अधिकारी थे, वे लोग आंदोलन को समर्थन किए और आंदोलनकारियों को समर्थित कर रहे थे। और इस आंदोलन के बाद ब्रिटिशों का इन ऐसे अधिकारियों पर से विश्वसनीयता समाप्त हो गया था। उसके बाद मुसलमान जो कि भूमिगत आंदोलन को प्राश्रय दिए थे। वहीं इस आंदोलन के दरमियान कोई भी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हो पाई थी दोस्तों यह क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि हिंदू और मुसलमान किस आंदोलन में साथ साथ चले थे। तो दोस्तों एक असहयोग आंदोलन ही चले थे। असहयोग आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ साथ कार्य किए थे, लेकिन असहयोग आंदोलन के बाद किसी भी आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चल पाए। वहीं दोस्तों इस आंदोलन की एक विशेषता थी कि भारत को तुरंत, कांग्रेस की कार्यकारिणी परिषद द्वारा भारत को तुरंत आज़ादी दिए जाने की मांग को सम्मिलित किया गया था। और इस आंदोलन के बाद दोस्तों इस मांग को कभी भी झुकने नहीं दिया गया, बल्कि इसे और तेज किया गया, तुरंत आजादी मिल जाए। दोस्तों ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा गांधी जी पे दबाव डाला जा रहा था कि आप इस आंदोलन की भर्त्सना कीजिए, बुराई कीजिए, क्योंकि यह आंदोलन उग्र हो चुका था और आंदोलनकारियों को भर्त्सना कीजिए और इस आंदोलन को वापस ले लीजिए। लेकिन गांधी जी इसके विरोध में इन्होंने 21 दिन का उपवास रखा, क्योंकि गांधी जी बोले कि यह आंदोलन इसलिए उग्र हो गया क्योंकि आप लोग इसे दबाने के लिए दमनकारी नीति अपना रहे हैं, गोली, बंदूक, बम, इस तरह से, इसलिए यह आंदोलन उग्र हो गया है। और दमनकारी नीतियों के खिलाफ में गांधी जी जेल में ही फरवरी 1943 ईस्वी में 21 दिन का उपवास रखे। और ब्रिटिश हुकूमत चाहती थी, ब्रिटिश हुकूमत जो कि गांधी जी के उपवास के कारण भी इनसे बातचीत नहीं करने आया, सुलह नहीं करने आया था, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत चाह रही थी कि गांधी जी उपवास के दौरान ही मर जाए और इससे मेरा यदि छूटे। लेकिन दोस्तों गांधी जी मरे नहीं, बल्कि वे और 21 दिन के उपवास के बाद और भी आंदोलन को तेज हो गया, क्योंकि इस 21 दिन के उपवास के कारण जनता के मनोबल में वृद्धि हो गई। वहीं ब्रिटिश विरोधी भावनाएं और प्रबल हो गई। दोस्तों अभी हम लोगों ने संपूर्ण भारत छोड़ो आंदोलन को एक बार रिवीजन कर लिया गया है। और इस भारत छोड़ो आंदोलन से यदि कोई भी एग्जाम आएगा दोस्तों, हमें नहीं लगता कि अब कोई भी यदि एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे तो आप लोग इसे नहीं बना पाएंगे। यदि आप लोग इसे वीडियो को अच्छे से देख करके और सुन करके एक अच्छा नोट्स बना लेंगे, तो उसके बाद कोई भी एग्जाम में यदि भारत छोड़ो आंदोलन से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग जरूर इसे सॉल्व कर देंगे। दोस्तों
इस आंदोलन के बाद अब हम लोग आज़ाद हिंद फौज के बारे में जानेंगे, क्योंकि 1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जो कि यहाँ भारत छोड़ करके यहाँ से जर्मनी चले गए थे सहायता के लिए, लेकिन जर्मनी में सहायता न मिलने के कारण वहाँ से जापान गए और जापान के बाद सिंगापुर चले जाते हैं और वहाँ रास बिहारी बोस द्वारा उन्हें आज़ाद हिंद फौज का कमान संभालने के लिए दिया जाता है। तो उसके बाद दोस्तों अगले वीडियो हम लोग यहाँ सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा यदि वीडियो सेशन अच्छा लगा तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल विद्यापुंज एकेडमी को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप लोग खूब मेहनत करें और खूब मेहनत से पढ़ें। तब तक के लिए अब अगले वीडियो हम लोग मिलते हैं दोस्तों, और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।